नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान इजराइल की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अभी की बात करें, तुरंत की बात करें, तो टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि कल रात को और आज सुबह ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें 8 लोग तो मारे गए हैं, इसके साथ सैकड़ों घायल हुए हैं। हंड्रेड्स वर्ड का यूज किया है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए, इजराइल जिस तरह से अपने नंबर्स हमेशा घटा के बताता है कि कल की रात इजराइल के ऊपर बहुत भारी रही है। मिसाइलें जो ईरान की गिरी हैं उन्होंने गहरा नुकसान पहुंचाया है तेल अवीव और हाइफा में भी। दरअसल ये जो लड़ाई है, किसी भी तरह से अगर आप देखिएगा, अगर सीधी लड़ाई देखिएगा, तो ईरान भारी पड़ता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन ईरान के दिक्कत है उसके अंदर बैठे हुए गद्दार। अगर आज की इरना देखें, जो ईरान का ऑफिशियल वेबसाइट है इरना, अगर उसको आज का देखें तो दो खबरें आपको दिखाई देती हैं। पहली खबर यह है जिसमें इस्माइल फकरी मारा गया है। हिंदुस्तान में भी कई अखबारों ने इसको कवर किया है। इस्माइल फकरी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जांच हुई तो पता चला यह मोसाद का एजेंट था। मोसाद यानी आप जानते हैं इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है, दुनिया भर में बदनाम स्पाई एजेंसी है, उसका यह बंदा था। इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया है और इरना बता रही है कि 2 और लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है इसी बात के लिए कि वो इजराइल के लिए, मोसाद के लिए काम कर रहे थे ईरान के अंदर। दरअसल पहले दिन जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स मारे गए, सबको यह शक था कि इसके पीछे क्या है। क्या वाकई इजराइल के पास इतनी एडवांस टेक्निक है कि वो अपने घर में बैठे बैठे किसी को भी मार सकता है, या फिर खेल कोई और है। और जब खेल खुला तो समझ में आया कि ईरान के अंदर ही गद्दार पल रहे थे। मोसाद ने एक पूरा ड्रोन बेस बनाया हुआ था, यानी एक ऐसा बेस बनाया हुआ था जहां सारे मोसाद के लोग थे और ईरान की ड्रोन्स रखी हुई थी। पैसा ईरान का, ड्रोन ईरान का, लेकिन काम कर रहा था इजराइल का मोसाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले लंबे टाइम में बहुत सारे लोग ईरान के अंदर, आर्मी, इंटेलिजेंस, इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे लोग इजराइल के हाथों बिके हैं। मोसाद के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पूरे पूरे बेस पर मोसाद का कब्जा था। यह ड्रोन बेस था और उस दिन रात को मोसाद के एजेंट्स ने ही यूएई एक्टिवेट किया था, जिससे सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला हो सके। यानी यह हमला जितना बाहर से था उससे ज्यादा अंदर से हमला था। तमाम खबरें हैं, आप लगातार अगर केवल ईरान और मोसाद टाइप कर दीजिए गूगल पर और सर्च करना शुरू कीजिए तो आपको तमाम खबरें मिल जाएंगी। इजराइल के अपने अखबार की खबरें मिल जाएंगी, अमेरिकी अखबारों की खबरें मिल जाएंगी और दुनिया के दूसरे अखबारों की भी खबरें मिल जाएंगी, जो बहुत साफ बताती हैं कि ईरान के अंदर मोसाद ने बहुत गहरे तक असर बनाया हुआ है। 2 बातें हो सकती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। सुबह के वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था, यह एक साइकोलॉजिकल वार भी हो सकता है दुनिया को और ईरान के लोगों को यह बताने के लिए कि ईरान के अंदर तो मोसाद ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, वो जब चाहेगा, जो चाहेगा वो करेगा। और दूसरा यह हो सकता है कि वाकई मोसाद ने अपना वहां पर बेस बनाया हो। कुछ तो बेस बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे वो पहले दिन का हमला हो, चाहे बाद में ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनको सैबोटाज करने का काम हो, मोसाद ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान के सिस्टम के अंदर जो मोसाद के लोग हैं उन्होंने ही यह प्लानिंग की, जिसके चलते उस रात को ईरान के कई कमांडर एक साथ एक ही जगह थे, ताकि हमला हुआ और एक ही हमले में, एक ही मिसाइल में कई कमांडरों की मौत हो गई। यहां तक कहा जा रहा है कि मोसाद ने ईरान के आर्मी के अंदर पैठ बनाई हुई है और शुरुआती दौर में जो ईरान को 18 घंटे लग गए जवाब देने में, उसकी एक वजह यह थी कि मोसाद के लोगों ने सैबोटाज किया ईरान की जो क्षमता है हमला करने की, ईरान का जो पावर है हमला करने का, उसको सैबोटाज किया। लेकिन 18 घंटे बाद जिस तरह से ईरान ने हमला किया है और उसके बाद लगातार वो जिस तरह से हमला कर रहा है, जितनी बार इजराइल हमला करता है उतनी ही तेजी के साथ, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा हमला ईरान करता है। जैसे कल रात की अगर आप घटना देखें तो ईरान की पाइपलाइन पे हमला हुआ। पलट के क्या किया ईरान ने जो पानी की सप्लाई होती है इजराइल को, उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है, उसके ऊपर हमला किया। ईरान ने नेवातिम एयरबेस के ऊपर हमला किया है और नेवातिम एयरबेस वो जगह है, वो एयरबेस है जहां पर अमेरिका की सारी सहायता पहुंचती है।
ईरान ने हाइफा के रिफाइनरी पर हमला किया हुआ है। अब ये जो हाइफा की रिफाइनरी है, इसके बारे में जान लीजिए कि 60% से ज्यादा इजराइल को जो ऑयल सप्लाई होती है, नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, वो हाइफा की रिफाइनरी से होती है। और ये केवल घर में गैस जलाने के लिए या कार चलाने के लिए सप्लाई नहीं होती है, जेट फ्यूल के लिए सप्लाई होती है। यानी इजराइल के जो जेट उड़ते हैं आसमान में, जिनको वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, उन जेट्स को उड़ाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है, वो भी हाइफा के पोर्ट से आता है। और अगर हाइफा के पोर्ट का इतना जबरदस्त नुकसान किया है ईरान ने, तो मान के चलिए कि इजराइल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो ढंग से सैबोटाज हुई हैं। एक और बात याद रखिए, अगर ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट हैं, तो इजराइल के अंदर भी ईरान के एजेंट हैं। आप याद कीजिए कि ये जो हमला हुआ है, इसके एक दिन पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, ईरान ने इस बात को शाया किया था कि उसके पास इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के सीक्रेट है। और उसी के बाद घबरा कर इजराइल ने हमला किया, क्योंकि उसके बाद ईरान लगातार नए नए सीक्रेट ओपन करता रहता और इजराइल के लिए मुश्किलात बढ़ती जाती। क्योंकि इजराइल इकलौता देश है जिसके पास एटॉमिक पावर तो है, लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया है। सारी दुनिया जानती है कि इजराइल के पास एटॉमिक पावर है, लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया है। वो एनपीटी का भी हिस्सा नहीं है। तो अगर इजराइल के न्यूक्लियर सीक्रेट्स ईरान के पास हैं, इसका मतलब यह तो बहुत साफ है कि इजराइल के अंदर भी ईरान के जासूस हैं। पहले भी खबरें आई हैं, मैंने भी खबरें दी हैं कि इजराइल के अंदर ईरान के जासूस भी पकड़े गए हैं। तो जाहिर है अगर 4 पकड़े गए हैं तो 40 और होते हैं। दरअसल ईरान के अंदर गद्दारों की प्रॉब्लम है। इसको गद्दार भी कह सकते हैं और इसको यह भी कह सकते हैं कि जो जितना बड़ा मुल्क होगा, वहां उतनी सारी कम्युनिटीज ऐसी होंगी जिसको सरकार से कोई ना कोई शिकायत होगी। ईरान के अंदर 1979 में आप जानते हैं रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, और वहां पर खुमैनी जो है वहां के सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि धर्मगुरु भी थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे। उसके बाद खामनेई आते हैं। यह सत्ता चल तो रही है, लेकिन ईरान के अंदर अलग अलग कौमों के लोग भी हैं। जैसे इजराइल के बाहर सबसे ज्यादा यहूदी कहीं रहते हैं, तो वो कहां रहते हैं? ईरान में रहते हैं। अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, कहीं और नहीं, ईरान में यहूदी रहते हैं। यहूदियों के एक लीडर जो संसद के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। लेकिन यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि उनमें से कुछ जायनिस्ट टाइप के जो लोग हों, उनको इजराइल ने तोड़ा हो। इसके अलावा भी और कौमें रहती हैं, और इजराइल का प्लान ही यही है। जब बार बार इजराइल ये बात कह रहा है कि ईरान के लोगों को रिवॉल्यूशन कर देना चाहिए, ईरान के लोगों को आज़ादी पा लेनी चाहिए इस रिजीम से, तो बहुत सीधा सा मतलब है कि इजराइल के अंदर की जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कौन है? वहां के कुछ सुन्नी लीडर्स हैं, कुछ क्रिश्चियन लीडर्स हैं, द्रूज हैं, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं। और इसी के चलते हिजबुल्लाह लगातार क्रिपल हुआ है। नसरुल्लाह को जो मारा गया था, ऐसे ही नहीं मारा गया था। अब तो इस बात के सबूत सामने आए हैं कि नसरुल्लाह की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लेबनान की गवर्नमेंट ने बताई थी, जिसको पता था। फर्क बस इतना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की गवर्नमेंट नहीं थी। हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है और ईरान एक कंट्री है, यह फर्क है। इसलिए ईरान की आर्मी के सीनियर लीडर्स को आप मार देते हैं, उसके तुरंत बाद नए लीडर्स वहां पर आ जाते हैं। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को आप मार देते हैं, उसके तुरंत बाद नए इंटेलिजेंस चीफ भी आ जाएंगे। और एक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप है जो लोगों को साथ लेकर चलती है। तो इस फॉल्ट लाइन पर हमला करने के लिए और इसी फॉल्ट लाइन में से हमास के एजेंट्स को भर्ती किया गया है। यह भी मुमकिन है और यह पहले भी हुआ है कि इजराइल अपने लोगों को मुसलमान की तरह बनाकर, शिया की तरह बनाकर वहां पर शामिल करे, और लंबे दौर में वो धीरे धीरे आर्मी में और बाकी सारी जगहों पर विश्वास जीत ले, भरोसा जीत ले लीडर का, और फिर धोखा करे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो मूलतः ईरानी हैं, ईरान में ही रहते हैं और पैसों के बदले या किसी और चीज के बदले गद्दारी कर रहे हैं ईरान के साथ। अब ईरान की नजर है, इसीलिए इस्माइल फकरी मैंने बताया, उसको फांसी पे चढ़ाया गया। 2 और लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया। कई सारे मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी की खबर है। कल एक ट्रक भागती हुई दिखाई दे रही थी जिसके पीछे ईरान की आर्मी लगी हुई थी, और कहा यह जाता है कि उसमें, उस ट्रक में ड्रोन्स थे
जो इजराइल की मदद के लिए थे और उसको पकड़ा गया, और जो लोग गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर है कि ईरान की गवर्नमेंट अपने तरीके से इन गद्दारों से निपटेगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक तरफ पूरा ये साइको वार चलाया जा रहा है कि मोसाद ने तो ईरान पर कब्जा कर लिया है, ईरान में कभी भी विद्रोह हो सकता है, और दूसरी तरफ ईरान के जो हमले हो रहे हैं उसके बाद इजराइल, अमेरिका और यूरोप से मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ खड़े हो। यह भी खबर है कि अमेरिका ने अपनी फौजें जो हैं यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ भेजी हैं। इजराइल की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत कुछ हो सकता है। आज नेतन्याहू कह रहा है कि ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। कल को हो सकता है अमेरिका के किसी बेस पर हमला हो जाए, ताकि अमेरिका को यह मौका मिल जाए कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए, या वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए मजबूर कर सके, और 10 साल बाद पता चले कि जो हमला हुआ था अमेरिका के बेस पर वो किसी और ने नहीं, मोसाद ने किया था, इजराइल ने खुद किया था। इजराइल ये सारी चीजें कर सकता है। इस तरह की हरकतें उसने पहले भी की हैं। 9/11 का जो हमला हुआ था जिसमें ट्विन टावर अमेरिका के गिरे थे, उसका भी आरोप बहुत सारे लोग इजराइल के ऊपर लगाते हैं कि इजराइल ने जानबूझकर वो सब करवाया ताकि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा सके और टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर मिडिल ईस्ट में वो अपना मनचाहा कर सके। वो एक बार फिर ये सब कर सकता है। ये सारी चीजें इजराइल बहुत कायदे से जानता है। ईरान को सावधान रहना इसीलिए बहुत जरूरी है, कम से कम अंदर के गद्दारों से। लड़ाई जिस तरह की हो रही है उसमें बहुत साफ है कि इजराइल ईरान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान की साइज बड़ी है, आर्मी की साइज बड़ी है। इजराइल के पास पूरी दुनिया से भीख और तोहफे और कर्ज के रूप में मिले हुए शानदार हथियार हो सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए जो एक जिगरा चाहिए होता है, लड़ने के लिए जो एक जिद चाहिए होती है, वो अरबों के अंदर, ईरानियों के अंदर बरसों से है, उनके लहू में शामिल है, और वो तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ सकते हैं। ये बात सब जानते हैं। आज इजराइल के भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान या अरब जिस तरह से लड़ सकते हैं कोई और नहीं लड़ सकता है। तो यह सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन गद्दारों का आप क्या करेंगे, सैबोटाज का आप क्या करेंगे, आप वो सारा षड्यंत्र कहां से लेके आएंगे जो करने की इजराइल को बरसों पुरानी प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ी बात कि इतने सब के बावजूद जो अरब हुक्मरान हैं वो ईरान के साथ खुलकर खड़े होने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी जायदादें अमेरिका में पड़ी हुई हैं। इनको पता है कि अगर ये जंग में आए तो अमेरिका इनका क्या हाल करेगा। आपस की जो इनकी लड़ाइयां हैं, कुछ तो इतिहास में हैं, कुछ तो हिस्ट्री की वजह से लड़ाइयां हैं, हिस्टोरिकल तौर पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, कुछ लालच है और कुछ और चीजें हैं। हाँ, आवाम जो है, चाहे वो कहीं की भी आवाम हो, टर्की में ईरान के फेवर में जुलूस निकला, सऊदी अरबिया में लगातार प्रेशर हो रहा है, और भी कंट्रीज में लगातार ईरान के फेवर में बात हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है आवाम की तरफ से। बाकी आप उम्मत की बात करते रहिए, चाहे जो बात करते रहिए, हकीकत यही है कि सब अपना अपना फायदा देखते हैं। कोई भी अपना नुकसान करके ईरान के साथ नहीं आएगा, भले उनको पता हो कि ईरान एक बार ढह गया, अगर ईरान टुकड़ों में बंट गया, अगर ईरान पर एक बार कोई अमेरिका का, इजराइल का एजेंट बैठ गया कुर्सी पर, तो उसके बाद अगला नंबर जॉर्डन का भी होगा, सऊदी अरबिया का भी होगा। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां जमीनें कब्जा करने से रोकेगा इजराइल खुद को। ईरान के खत्म होने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट पर इजराइल जैसे चाहे, जो चाहे करेगा, और यह डर कहीं ना कहीं हुक्मरानों के मन में भी होगा। लेकिन लालच कई बार इतनी बड़ी चीज होती है कि आगे आकर इस लड़ाई में शामिल हो पाना या इस लड़ाई में खुल के ईरान के साथ हो पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और इतना ही होता तो भी ठीक होता, लेकिन इजराइल की मदद करने से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सऊदी अरबिया सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करता है इजराइल के साथ। जॉर्डन सब जानते हैं, हमेशा अपना आसमान खुला देता है इजराइल की जहाज़ों के लिए, और साथ में ईरान से अगर मिसाइलें आती हैं तो उनको इंटरसेप्ट करता है। इजिप्ट के बारे में आप जानते हैं कि उसने अभी जो एक पूरी कॉन्वॉय आ रही थी गजा की सीज को रोकने के लिए, उसको अंदर नहीं आने दिया। आप ये भी जानते हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं तब गजा में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जितने लोग गजा में मारे गए हैं उतने लोग तो कुल मिला के ईरान और इजराइल में भी नहीं मारे गए, लेकिन गजा पर किसी की जबान नहीं खुलेगी। बाकी मुल्कों का, कुवैत का, बाकी सबकी तो बात ही करनी बेकार है। कई तो इस कंडीशन में नहीं है कि विरोध कर सकें। इराक के अंदर जरूर इराक की जो जनता है, इराक के जो लोग हैं और इराक में जो रेजिस्टेंस के समर्थक हैं, उन्होंने अमेरिका का जो दूतावास है उसको घेरा हुआ है।
लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और अगर वाकई अमेरिका इस जंग में उतरता है तो यह जंग बेहद खतरनाक होने वाली है। हार जीत से आगे यह जंग रीजनल जंग में भी बदल सकती है, और यह जंग जो है वो एक विश्व युद्ध, एक आलमी जंग में भी बदल सकती है। और तब अरब मुल्कों को भी कोई ना कोई पक्ष तो लेना पड़ेगा। अगर अमेरिका सऊदी अरब या बाकी सारे मुल्कों के अपने बेस से हमला करता है तो ईरान ने बहुत क्लियर कहा है कि उनको भी अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, और तब ईरान की मिसाइलें इन मुल्कों पर भी बरसेंगी तो इनको भी कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। और उससे तय होगा कि दुनिया का और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए यह लड़ाई बहुत डेलिकेट जगह पहुंच गई है, जहां पर ईरान के लिए एक तरफ अंदर के गद्दारों से लड़ना जरूरी है, दूसरी तरफ इजराइल का लगातार मुकाबला करना जरूरी है, और तीसरी तरफ यूरोप, अमेरिका और इजराइल का अगर गठजोड़ होता है तो देखना जरूरी है कि अरब मुल्क किस तरफ खड़े होते हैं। जैसे जैसे जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर मुमकिन हो, अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो ज्वाइन की बटन आपको वीडियो के नीचे दिख रही होगी, आप उसको दबा सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो सारे के सारे हमने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, आप उनको देख सकते हैं। जैसे भी हमारी मदद करेंगे वो हमारे लिए एक बड़ी ताकत होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।